अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल इदरीस भट्ट। प्रोग्राम है हकीकत ये है, जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ और होता है। मैं एज़ एनालिस्ट या एज़ गेस्ट इस प्रोग्राम में शरीक होता हूं, पर आज क्योंकि अभी मुल्क में बहुत सारी गर्मा गर्म ख़बरें हैं और मुल्क में ऐसी बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट तेज़ी से हो रही हैं, जिस पे हम ये चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन तक वो डेवलपमेंट्स पहुँचें और इनसाइडर्स क्या हैं इन ख़बरों के, इन ख़बरों पे भी बात की जाए। इसलिए आज इस प्रोग्राम को होस्ट करूंगा मैं, और मेरा साथ देंगे मेरे जो गेस्ट होंगे वो सीनियर एनालिस्ट हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका नाम है नदीम हुसैन। ये अपना प्रोग्राम भी करते हैं, ये आज मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे और आज हम इनसे जानेंगे अंदर की बातें कि इस्लामाबाद में तेज़ी से बदलती सूरत हाल क्या है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े अहम फैसले हुए हैं, उस पर कोई रोशनी डालें, उनके फैसलों पे, उनके एलामिया पे। आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है मुल्क में? देखिए, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसका जो एलामिया आया है, अगर आप उसको देखें तो उसमें अमूमी तौर पे वही चीज़ें हैं जो हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद आती हैं, लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। और ज़ाहिर है कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो उस वक़्त हुई जब औरकज़ई में एक फितनातुल ख़वारिज के साथ मुकाबले में हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल, हमारे एक मेजर और 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए। 23 से 39 साल इनकी उम्रें बनती हैं। अब इसके और मतलब नदीम साहब, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि अब उनकी तादाद कुछ ज़्यादा भी हो गई है। जी हाँ, ये आज मेजर एक और शहीद हुए हैं। तो ये जो सिलसिला है इसमें एक बड़ा अहम बात जो उसमें की गई है और वो ये है कि ये जो दहशत गर्दी और जुर्म का जो नेक्सस है सियासी मफादात की छतरी तले, इसको हर कीमत के ऊपर जो है वो तोड़ा जाएगा। देखिए, ये फैसला जो है ये अस्करी सतह पर तो तय है कि दहशत गर्दों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। और फ़ौज का जो रवैया है वो इस चीज़ का गमाज़ भी है और अक्कास भी है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जो है बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है और वो है पॉलिटिकल रिजॉल्व कि आपको अगर कोई इस तरह का काम करना है तो आपको नेशनल एक्शन प्लान पे जाना है। नेशनल एक्शन प्लान का जो पहला नुक्ता था वो ये था कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करनी है और इनको ख़त्म करना है। वो ये समझते हैं कि वो ये काम जो है बड़ा खुश उसलूबी के साथ कर रहे हैं, उसमें वो अपनी शहादतें भी दे रहे हैं, अपने नौजवानों के जज्बे खाकी भी उठा रहे हैं। लेकिन उसका एक 13वां पॉइंट भी था और वो ये था कि उसके लिए आपने जो ये नेक्सस है इसको तोड़ना है और ये तोड़ना है सिविलियन हुकूमत ने और सिविलियन ढांचे ने, वो जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है। अब 1 से 13 के दरमियान जो गैप है उस गैप को फ़ौज जो है वो अपने खून से जो है फिल कर रही है और अब वो ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इसके ऊपर एक फ़ैसला कुन बात जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते जो जवानों के सरों के साथ फ़ुटबॉल खेलें। लिहाजा ये एक तयशुदा बात है, ये एक मुसम्मम इरादा है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। उस राह में रुकावट बनने वालों को भी अब ये एक फ़ैसला है कि उनसे भी निपटा जाएगा और इस पॉलिटिकल रिजॉल्व को जो है वो लाया जाएगा ताकि इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें कामयाबी हासिल की जा सके। नदीम हुसैन साहब, आपने फुटबॉल पैरों से खेलने की बात की और फौजी जवानों के सिरों के फुटबॉल खेलने की बात की। ये बात है आज से 20 साल पहले की जो आप कर रहे हैं, और उस वक्त आपको पता है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सवात में, और वो मंगल बाग एक होता था, उसके खिलाफ किया गया था। ये उन लोगों के ये करतूत थे। उसके बाद अमन ओ अमान आ गया था। क्या ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सियासी सरपरस्ती का गठजोड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये क्या किसी सियासी पार्टी की वजह से ये कल्चर रिवाइवल हो रहा है? देखें, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें और वहाँ की जो क़ियादत है उसके बयानात देखें तो वो उस सोच या फ़िक्र के साथ नहीं है
जो वफाकी हुकूमत की एक सोच है। ज़ाहिर है ये बात कही जा रही है कि दहशत गर्दों के साथ बातचीत नहीं होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो बार बार ये बात कहती है कि दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि वो दहशत गर्द जो हैं उनको पसे पर्दा, ये जब बात की जाती है ना मफादात के नेक्सस की, तो ये कहा जाता है कि आप ये देखें कि जितनी ड्रग स्मगलिंग होती है, जितनी पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, जितनी ये सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे जो लोग हैं वो बाकायदा एक माफिया है जो सियासी छतरी तले जो है वो पना लेता है। और ये भी फीलिंग है कि देखें जो कोशिशें हालिया महीनों में की गई हैं उसके दौरान ईरान से रोज़ाना की बुनियाद पर 15,000 लीटर पेट्रोल आता था, जो अब 1,500 लीटर पर आ चुका है। जब वो ये भी फीलिंग है कि जब वहाँ कार्रवाई की जाती है तो फिर वो हमदर्द जो हैं वो बेशुमार पैदा हो जाते हैं और वो बुनियादी तौर पर पावर कॉरिडोर से पैदा हो जाते हैं, और फिर वो मसला जो है वो जो कोशिश होती है उसको नुकसान पहुंचता है, और उसी की बिना के ऊपर ये सारी सूरत हाल जो है इसका सामना करना पड़ता है। देखिए जिस पैमाने के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, इस मुल्क के जवान जो हैं वो मुल्क की हुर्मत पे कुर्बान हो रहे हैं, उसका एक अब तसलसल बढ़ता जा रहा है। और ये कब तक चलेगा? ये नहीं हो सकता कि एक तरफ क्राइम का और सियासी मफादात का नेक्सस हो और वो पैसा जो है वो फिर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो, और दूसरी तरफ जो है ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। एक और बात यह है कि अब अफ़गानिस्तान जो है उसके साथ भी फैसला कुन बात जो है वो होगी, क्योंकि 2 तरफ़ा मुज़ाकरात हो चुके, 7 तरफ़ा मुज़ाकरात हो चुके, 4 तरफ़ा मुज़ाकरात हो चुके, और अभी तो सारे नेबरिंग कंट्रीज़ इकट्ठे हुए थे। लेकिन अब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं अमीर मुत्तकी, वो पहुँच गए हैं नई दिल्ली, और वहाँ से कोई खैर की खबर नहीं आनी है, और इस पर जो है एक नज़र रखी जा रही है कि वहाँ से क्या जो है वो जर्मिनेट होता है। जो बातें वहाँ से आ रही हैं वो तशवीशनाक भी हैं और वो ख़तरनाक भी हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि तफसील से मैं आपकी बात सुन सकूं। एक ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, आपने अफगानिस्तान की बात की। अफगानिस्तान में मॉस्को में हमारे उनसे मुज़ाकरात हुए और वो अगली फ़्लाइट लेके और न्यू दिल्ली 7 रोज़ा दौरे पे चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें रिलैक्सेशन दी और उनसे पाबंदियाँ हटाईं। इसके पीछे आपको क्या नज़र आता है? और उनकी वहाँ पे इंडिया में जिस वक्त नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस वक्त वो फुल एक्टिविटी इंडिया में कर रहे हैं अमीर मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है इसका एक पस मंज़र है, और वो पस मंज़र ये है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है और वो सरमायाकारी कर रहा है। और आपको याद होगा कि तालिबान के आने से पहले वहाँ पर 5 कौंसलेट जो थे वो सरगर्म अमल थे, और ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है एक ऐसी ग्राउंड प्रोवाइड करते थे जहाँ से उनको फाइनेंसिंग भी होती थी और जहाँ से उनको सहूलतकारी भी होती थी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है उसको बढ़ाया जाता था। अब जो सूरत हाल दरपेश है और उसके अंदर जो ख़बरें आ रही हैं, यकीनन उसके ऊपर तशवीश भी है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि वहाँ कौंसल खाने दोबारा खोले जा सकते हैं, और ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इस वक्त चाहता है कि उसको तस्लीम किया जाए, फिर उसको कोई माली सपोर्ट जो है वो फ़राहम की जा सके, और दीगर अवामिल जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर जो है वो एक मरकज़ बनने जा रहा है दुनिया के फोकस का, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बागराम एयरपोर्ट के हवाले से कह चुके हैं कि इसको हमने लेना है और हर कीमत पर लेना है, और देखना ये है कि ये आराम से मिलता है, अगर नहीं देते तो फिर हालात जो हैं वो उनके लिए बहुत संगीन होंगे। वो ये धमकी दे चुके हैं। अब दूसरी तरफ ख़ित्ते के अंदर चीन जो है वो अब एक मेजर प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है, और ना सिर्फ ये कि चीन बल्कि रूस और जो दीगर ममालिक हैं
वो कतई तौर पर नहीं चाहते हैं कि बागराम एयरपोर्ट के ऊपर दोबारा अमेरिकन मौजूदगी जो है वो हो। और जाहिर है कि इस हवाले से ये जो मुज़ाकरात हुए थे जिसके अंदर सेंट्रल रिपब्लिक स्टेट्स भी थीं, वहाँ से भी ये बात जो मेन बात सामने आई थी वो यही थी कि यहाँ पर किसी गैर मुल्की प्रेजेंस को जो है वो नहीं जगह दी जाएगी। तो इस हवाले से ये अपनी जगह पर है। लेकिन अमेरिका जो है ना, ये एक फीलिंग है कि अमेरिका जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तकिया नहीं किया जा सकता। उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अपने मफादात के ताबे होती हैं और दूसरों के साथ मुनाफिकाना होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अमीर मुत्तकी जो हैं वो इंडिया में हैं और जो इंडिया अमेरिका की इस वक्त सूरत हाल है, अगर जो उनके दरमियान बुनियादी मसाइल हैं वो अगर हल होते हैं और वो पहले जैसी हो जाती है तो फिर ये नेक्सस जो है वो बड़ा खौफनाक होगा। और इस बात को जहन में रखिए कि बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टॉमर जो हैं वो भी 150 बिजनेसमैनों का वफ्द लेकर इंडिया गए। कोई कम तादाद नहीं थी। सरमायाकारी के हवाले से, जॉइंट वेंचर्स के हवाले से और मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन के हवाले से बड़ी बातचीत हुई है। तो ये इस वक्त एक बड़ी जिसे कहते हैं ना चेस बोर्ड जो है वो पूरे का पूरा इस इलाके के हवाले से बिछा हुआ है और आने वाले दिन जो हैं वो यकीनन इम्तिहान के दिन है। नदीम साहब, ये बताइएगा कि आपने ज़िक्र किया बगराम एयरबेस के हवाले से, पिछले दिनों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल जरीदों में ये प्रोपेगेट किया गया कि पाकिस्तान अमेरिका को पिसनी में एक बेस फ्राहम करना चाहता है, जिस पे आपकी एक मुलाकात भी हुई हाई ऑफिशियल सिक्योरिटी ज़राए से। उसमें आपको क्या बात पता चली या आप उस क्या नाज़रीन को बताना चाहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो अब दिलचस्पी रखता है कि यहाँ पर सरमायाकारी हो और अगली सदी जो है वो मिनरल्स और माइन की सदी है। अगर अरब ममालिक जो हैं, जो पिछली सदी थी, जिस तरह वो ये पेट्रोलियम की पेट्रो सदी थी, अगर वो बैठे रहते तो वो फिर बैठे रहते। तो ये अब माइंस एंड मिनरल्स की सदी है और इसमें ये चारों तरफ हर किसी ने ज़ोर लगाना है कि ये जो हैं उनको दस्तयाब हो सकें। और जाहिर है कि अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी जो है वो इस हवाले से है और इस हवाले से अब गुफ्तो शनीद जो है वो बुनियादी मराहल से आगे बढ़कर सरमायाकारी की सतह के ऊपर जा चुकी है और अब काम जो है उसका आगाज़ भी हो चुका है। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर है बहुत सारे प्रपोज़ल्स जो हैं वो यकीनन आते हैं और ये भी प्राइवेट सतह के ऊपर एक प्रपोज़ल था कि जनाब यहाँ पर एक टर्मिनल जो है वो बना लिया जाए और उसके ज़रिए जो है वो माइंस एंड मिनरल्स जो हैं वो फिर आगे ले जाई जा सकें। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो अपने मफादात के बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है और अगर पाकिस्तान जो है वो चीन जो उसका सबसे बड़ा पार्टनर है, जिसको हम ऑल वेदर फ्रेंड भी कहते हैं, अगर उनकी ज़मीन पर प्रेजेंस नहीं है तो फिर अमेरिका की भी ज़मीन पर प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी। तो ये एक प्रपोज़ल है, पेश किया गया था। ये आगे परवान चढ़ता है नहीं चढ़ता, दिखाई ये देता है कि शायद ये बात जो है वो आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें तो ईस्ट में अगर ग्वादर है तो वेस्ट में पसनी है और मतलब सेंटर में आके कहीं आप अगर इस तरह की बात करते हैं वो नाकाबिले कबूल है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ज़ाहिर है कि जब आप सरमायाकारी के एवेन्यूज़ को खोलते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी अपनी प्रपोज़ल्स के साथ आते हैं, वो पेश भी करते हैं और फिर ये आपका काम होता है कि आपने अपने मफादात के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करना होता है और पाकिस्तान जो है इस मामले के अंदर अपने मफादात की निगरानी करेगा और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान का एहतमाल हो। और ये एक अभी तो कागजी एक प्रपोज़ल था, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता, इसको भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता।
नदीम साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से होने वाली बातें, अभी हम खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करेंगे, वैसे अभी उनकी रहाई की बातें करते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, बात यह है कि बहुत सारी गुफ्तगू होती है। बानी पीटीआई जो हैं वो असल में अपने ज़ोम के, अपने तकब्बुर के और अपने इस खुशफहमी का शिकार हो गए हैं कि वो सब कुछ जानते हैं और दूसरा कोई कुछ नहीं जानता, और जो बात वो कहते हैं उसके नतीजे में वैसा ही होना चाहिए। अब उनको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फ़ैसला साजी जो है वो इस नहज पर जा चुकी है, और उनका जो पौने 4 साल दौरे हुकूमत रहा है और उसमें उनकी जो कारकर्दगी रही है, उससे यकीनन ये महसूस किया जा रहा है कि बहुत सा नुकसान जो है वो पहुंचा है, और उसमें एक गैर संजीदगी का अमल जो था वो भी था, और पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह के ऊपर तनहा भी हुआ है। और ज़ाहिर है कि अब जब कि वो जेल में हैं और हर रोज़ एक नया शोशा जो है वो छोड़ा जाता है, ये बात एक तय है कि जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अच्छा नदीम साहब, इधर ही रुकिएगा, मेरे पर टाइम है एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि ये आपका तज्जिया है या इंफॉर्मेशन है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे नाज़रीन, और बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे पास जिस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पीपी नून लीग रिवाइवल कैसे हुआ और आने वाले वक्त में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या बन सकेंगे, या उनका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। बराए मेहरबानी एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि बानी पीटीआई की रहाई के हवाले से नदीम साहब हमें बता रहे थे। नदीम साहब, ये आपका तज्जिया है या इंफॉर्मेशन? ये दोनों हैं जी। इंफॉर्मेशन भी है, और ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल सामने दिखाई दे रही है उस हवाले से भी ये वाज़ेह है कि वो मुज़ाकरात जो है वो नहीं चाहते। बुनियादी तौर पे अगर बानी पीटीआई को कोई सूरत हाल अपने लिए पैदा करनी है तो फिर उनको सियासतदानों से ही बात करनी पड़ेगी, और ज़ाहिर है कि अगर आप सियासतदानों से बात करेंगे तो फिर तो शायद कोई रास्ता जो है वो निकल आए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप उन लोगों से बात करें कि जो पहले आपको इक़्तिदार में लेकर आए थे और अब भी वही सोच कार फरमाएँ, और उसके नतीजे में जेल से उठा के आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा दिया जाए, तो अब पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह चुका है। हालात जो हैं वो बदल चुके हैं, और मामलात जो हैं वो एक नई नहज पर जा चुके हैं, और आपको हक़ाइक़ का जो है वो इदराक करना होगा, सूरत हाल को समझना होगा। आप चाहे अपनी सियासी टीम को आगे करें या जो कुछ जैसे भी हो, आपके पास जो भी लीडरशिप है उसके बारे में आपकी जो भी राय है वो यही है, और आपको इन्हीं से एट द एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात करने हैं, और उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल स्पेस जो है वो पैदा होनी है। आपने जो उम्मीद लगा रखी थी इनकलाब की, इनकलाब इस तरीके से नहीं आया करते। आज जो कुछ आप काट रहे हैं वो आपका अपना बोया हुआ है। आप जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी, आप पार्लियामेंट में बैठ जाते, शायद हुकूमत 1.5 महीना भी ना निकालती। जब आपके पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें थीं, आप उसको अपने पास रखते तो निगरान हुकूमतें जो हैं वो फिर उसमें आपका हिस्सा होता, आपने वो भी छोड़ दी। अब ये जो सारी सूरत हाल है, जब आप सियासी फ़ैसले नहीं करेंगे तो फिर आप मुश्किलात के अंदर जाएंगे। अभी भी आपको सियासी फ़ैसले करने हैं। अगर आप सियासी फ़ैसला नहीं करेंगे तो आप फिर पसे ज़िंदान ही रहेंगे। नदीम साहब, ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह देखते हैं कि क्या पीटीआई का कोई फ्यूचर आपको नज़र आता है? देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है जिसके नतीजे में उन्होंने
पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो पीटीआई अरकान हैं, चाहे वो वफाक में हैं चाहे वो सूबों में हैं, उन तमाम को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। और अब जो पार्टी पोजीशन है वो भी नई जारी कर दी गई है। अब वो जो हैं ना वो सुन्नी इत्तेहाद में जा सकते हैं और ना वो कुछ और कर सकते हैं, अब वो आज़ाद हैं। तो पार्लियामेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शनाख्त है वो ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म हो गई। तो अब देखिए, मुज़ाहमत जो होती है वो भी होती है और डायलॉग जो होता है वो भी होता है। अगर तो यहाँ पे कोई इस तरह की कोई आमरीत होती तो आप बराह रास्त बातचीत कर लेते। अब सियासी हुकूमत है, सियासी सतह के ऊपर आपके मसाइल हैं, आपने उनको सियासी तरीके से हल करना है। ये बात आपको समझनी है और ये बात भी आपको समझनी है कि अब इसके अंदर जो है वो कोई ब्रेक थ्रू इस नौइयत का नहीं होगा कि जहाँ पे आप जो है वो कोई इस तरह का फ़ैसला कर लें या कोई आप अपनी मर्ज़ी की कोई डील की तरफ आप जा सकें। अगर इस तरह का कोई फ़ैसला होना होता तो फिर बहुत पहले हो चुका होता। अब एक अरसा हो गया है, हालात और वाक़यात को जो है वो समझने की ज़रूरत है। आपकी पार्टी की स्पेस जो है वो भी तंग होती जा रही है और इस सारी सूरत हाल में से निकलने के लिए आपको सियासी सोच और सियासी अप्रोच जो है उसको लेना होगा, वरना फिर आपके ऊपर ये मुश्किलात जो हैं वो इसी तरीके से रहेंगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब जिस तरह के आपने भी अपनी गुफ्तगू में थोड़ी देर पहले बताया कि ईरान से 15,000 लीटर पर डे की स्मगलिंग हो रही थी डीजल पेट्रोल की और अब 1,500 पे आ गई है, क्या आप समझते हैं कि ये मतलब इत्मीनान वाली सूरत हाल है? देखें, ये एक अच्छी कारकर्दगी है गो के उन हलकों में जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये अभी भी ये सूरत हाल जो है ये उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये जितना भी ड्रग मनी है, जो स्मगलिंग है, जो ये पेट्रोल है, एट द एंड ऑफ द डे ये है कि वो दहशत गर्दी में वो पैसा जो है और सहूलतकारी में वो पैसा जो है वो इस्तेमाल होता है। इस हवाले से जब कोशिश की जाती है तो फिर जो लोग सिफारशी बन के आते हैं, मामलात वहाँ पर ख़राब होते हैं और जाहिर है कि फिर ये भी कहा जाता है कि ये उस इलाके का एक ब्रेड एंड बटर है और क्या किया जाए। तो इस हवाले से अब एक ये वक्त आ गया है और ये फ़ैसले होने जा रहे हैं और गालिब इम्कान यही है कि कल कोई सूरत हाल जो है वो सामने आ सके। ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि जो हमारी शहादतें हैं और जिस सतह पर हैं वो बहुत तसलसल के साथ और ज़्यादा हो गई हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का ये एक एज़ाज़ भी है कि उनका जो अफसर है वो फ्रंट लाइन से लड़ता है और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जनरल से लेके लेफ्टिनेंट तक आपको हमारे अफसरान जो हैं अपने जवानों के साथ शहादतें देते हुए जो हैं वो नज़र आएंगे और ये सिर्फ़ पाक अफवाज का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। और ज़ाहिर है कि कब तक जज़्बे खाकी जो हैं वो उठाते रहेंगे। आपको एक फ़ैसला लेना है, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इसका हल है, उसके अंदर तमाम वो बुनियादी स्ट्रक्चरल ढांचा मौजूद है जिसके ऊपर आप अमल दरामद करके आगे बढ़ सकते हैं और जो आपके मकासद हैं उसके हसूल को मुमकिन बना सकते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हुकूमत आए उसको ये बात जो है वो समझनी होगी कि अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका है, अब बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब सूरत हाल जो है उसको एड्रेस किया जाएगा। ये इस तरह नहीं चलेगा या इस तरह नहीं चलने दिया जाएगा। नदीम साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब जाएं, ये बता दीजिए कि
आज से काफ़ी अर्सा पहले ये बात शुरू हो गई थी कि अमेरिका से जब हमारी कुर्बतें बढ़ेंगी तो अमेरिका हमें इतना जदीद असला फ़राहम कर देगा, क्योंकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में जो असला छोड़ के गया वो तालिबान पाकिस्तान पे अप्लाई करते हैं, टीटीपी पाकिस्तान पे अप्लाई करती है, बीएलए पाकिस्तान पे अप्लाई करती है। उसके तोड़ के लिए जदीद असला हमें फ़राहम किया जाएगा और हम दहशत गर्दों को जो है जहन्नम वासिल कर लेंगे। उसके बाद ये दहशत गर्दी ख़त्म होने की बजाय हमारी अपनी शहादतें जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, आप जो हैं इस पे हम डिटेल बात करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि तफसील से मैं आपकी बात सुन सकूं। एक ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नदीम साहब। अच्छा, इसमें देखिए, जो मार्का हक है उसके बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई है। अमेरिका इंडिया से क्या चाहता था? अमेरिका इंडिया से ये चाहता था कि अपनी वो फ़ौजों की पोजीशनिंग जो है वो इस तरीके से करे कि वो चीन के मुखालिफ जो है वो दिखाई दे, और वो इस चीज़ पे उनको जो है बहुत ज़्यादा पैम्पर भी कर रहे थे कि वो चीन के ख़िलाफ़ जो है वो एक क़ुव्वत को तैयार कर रहे हैं। तो जब ये 10 मई की सुबह हुई तो अंदाज़ा हुआ कि उनकी सरमायाकारी जो है वो गलत जगह के ऊपर थी, और ये एहसास जो है ये अमेरिका के साथ बड़ी शिद्दत के साथ हुआ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ये सीज़ फायर का अमल हुआ था तो वो सीज़ फायर का अमल जो था उसमें पाकिस्तान ने कुछ नुकात सामने रखे थे कि जनाब इसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी। उसमें इंडर वाटर ट्रीटी था, उसमें जो है कश्मीर इशू था, उसमें दीगर जो नुकात थे वो शामिल थे, और उस वक़्त भारत की जानिब से ये एग्री किया गया था और उसके नतीजे में ये सीज़ फायर हुआ था। अब ये जो चीज़ हुई है इसने आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज को समझते हैं, जानते हैं। उसके हवाले से हमें स्क्रीन पर सारा कुछ और लोगों के बयानात से बड़ी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। तो वो उस पर जो है वो बहुत उनकी अंदर जो एक नाराज़गी का पहलू था वो पैदा हुआ, और फिर वो तसलसल के साथ इस चीज़ को कहते चले गए कि ये जो भारत और इंडिया की जंग हुई थी ये मैंने रुकवाई है। और वो यहाँ तक आ गए कि 34वीं मरतबा उन्होंने कहा कि 7 जहाज़ भी गिर गए। अब ये जो चीज़ है इसके पस मंज़र के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका जो है उसके ताल्लुकात में इस वक्त काफ़ी बेहतरी आई है। और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान को F-16 के जदीद तरीन मिज़ाइल फ़राहम करने के लिए जो एक लिस्ट में शामिल किया गया है उसको मद्देनज़र रखें। और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके तहत पाकिस्तान जो है वो F-16 को अपग्रेड नहीं कर सकता था। अब पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ ये कि F-16 को अपग्रेड कर पाएगा, बल्कि ये मिज़ाइल्स जो जदीद तरीन मिज़ाइल हैं और जिनकी जो मार है वो तकरीबन 180 किलोमीटर है, और जो जिसे कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिज़ल्स हैं, वो पाकिस्तान को जो है वो अब दस्तयाब होने जा रहे हैं। नदीम साहब, अल्लाह करे कि पाकिस्तान एक महफूज और तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में नंबर 1 पे आ जाए, और ये दहशत गर्द जो हैं सारे जहन्नम वासिल हो जाएं, और भारत की जो तकरीब कारियाँ हैं इनको आईनी हाथों से निपटा जाए। इंशाल्लाह हमारे इदारे, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत सब इस पे काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आएंगे कि हुकूमत, जैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक इलामिया है जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, जराइम, सियासी सरपरस्ती और गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, अवाम भी समझते हैं। अब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, ये अली मीन गंडापुर एग्ज़िट लेते हैं और एक ऐसे बंदे को वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया है, सुहेल अफरीदी को, जिसका ताल्लुक़ खैबर 2 से है, खैबर KPK खैबर 2 से, जो
जिस इलाके में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का रुझान है, जिस इलाके में बहुत ज़्यादा तालिबान का होल्ड है, जिस इलाके में अफ़गानिस्तान से रवाबत जो हैं वो आम पाए जाते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए भट्ट साहब, शायद कल तक कोई सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो सके, लेकिन ये जो सूरत हाल है, इसमें मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि दहशत गर्दी के हवाले से जो एक रियासती पॉलिसी है, उसमें तब्दीली की गुंजाइश अब नहीं है। पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका है और ज़ाहिर है कि अब इसमें आगे बढ़ा जाएगा। फितनातुल ख़वारिज और जो फितनातुल हिंदुस्तान है, ज़ाहिर है उनको सरमायाकारी भी हो रही है, उन पे सहूलतकारी भी हो रही है, और उस हवाले से पाक फ़ौज जो है वो कुर्बानियाँ देती चली आ रही है। और मैं पहले भी एक दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। आप कब तक अपने नौजवानों के जैसे खाकी जो हैं वो उठाते रहेंगे? आपको किसी एक सतह के ऊपर जाकर, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो अंदरूनी पाकिस्तान हो, आपको एक कड़ा फ़ैसला जो है और एक सख्त फ़ैसला जो है वो करना पड़ेगा। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, वो ये लगता है कि वो वक्त जो है वो अब आन पहुंचा है। और इस मामले के ऊपर ज़ाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इक़्तिदार में, वो तो एक पेज पर हैं, लेकिन जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, पर मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं ये समझ रहा था कि इसमें जितनी डिटेल आपने गुफ्तगू की हमारे नाज़रीन ने ज़रूर अंडरस्टैंड की होगी, और कोशिश करेंगे आइंदा भी मैं आपके साथ प्रोग्राम करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।